Very good morning. Today we are going to discuss the poem Elegy written in a country churchyard, which has been written by Thomas Gray. Thomas Gray, he was born in 1716 and died in 1771. He is an esteemed English poet whose An Elegy written in a country churchyard is one of the best known of the English lyric poems. Although his literary output was slight, he was the dominant poetic figure in the mid 18th century and a precursor of the Romantic movement. He was born into a prosperous family, but his family life was unhappy, and he was the sole survivor of the 12 children of a harsh and violent father and long suffering mother. Then he was very studious from the very childhood days, and he was sent to Eton in 1725 at the age of 8. जब वो 8 years old थे, 8 years के थे, तो he was sent to Eton, उसको उनको एटन भेज दिया गया. And there he formed a group. There he formed 3 friends. वहाँ पे उन्हें 3 friends मिले और उन्होंने अपना एक जो है ग्रुप बना लिया. And 3 poets were they were also they used to like the poetry like him. उन्हें भी पोइट्री ही पसंद थी थॉमस ग्रे की तरह, और दे फॉर्म्ड अ वेरी नाइस ग्रुप. बहुत अच्छा उनका ग्रुप बन गया. द फर्स्ट पर्सन इन हिज ग्रुप वाज होरेस वॉलपोले, the son of the prime minister, and the second was the intelligent poet Richard West, who was very closest to Gray, जो ग्रे के बहुत क्लोज थे. And third one was Thomas Ashton. And then in 1734 what happened, he entered Peterhouse, Cambridge. उन्होंने Peterhouse, Cambridge जो है वो ज्वाइन कर लिया. लेकिन 1738 के अंदर जो है he left that without getting a degree, बिना डिग्री लिए ही उन्होंने वो छोड़ दिया. एंड सेट आउट इन 1739 with Walpole, with Walpole on a grand tour of France, Switzerland and Italy at Sir Robert Walpole's expenses. अपने फ्रेंड के साथ वो एक टूर पर निकल गए, और जो उनके एक्सपेंसेस जो थे वो बियर किए, वो उनके फ्रेंड ने जो है वो बियर किए. एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन वेल. शुरू में सब ठीक जा रहा था, बट लेटर ऑन समहाउ उनकी कुछ लाइक्स जो हैं, लाइक्स और डिसलाइक्स जो हैं वो चेंज हो गई. अपनी अपनी प्रेफरेंसेस दोनों की अलग अलग हो गई, एंड दे क्वार्ल्ड, दोनों का जो है झगड़ा हो गया. और सो ही केम बैक, तो जो है ही केम बैक टू इंग्लैंड. वो जो है इंग्लैंड में वापस आ गए. And then in 1742 ग्रे सेटल्ड एट कैम्ब्रिज. जो ग्रे थे वो कैम्ब्रिज में सेटल डाउन हो गए. एंड दैट सेम ईयर वेस्ट डाइड. वेस्ट की जो है डेथ हो गई, हु वॉज वेरी क्लोज टू ग्रे, जो ग्रे का बहुत ही अच्छा फ्रेंड था. एंड दिस वॉज द इवेंट दैट अफेक्टेड हिम वेरी प्रोफाउंडली. मतलब उसकी जो डेथ का जो असर था वो ग्रे के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा हुआ. एंड उसके बाद जो है उनकी लाइफ के अंदर एक नया मोड़ आया. जो ये एलिजी है रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, ये भी थॉमस ग्रे ने जो है अपने फ्रेंड की मेमोरी में ही लिखी है. एलिजी का मतलब ही यही होता है कि एलिजी मीन्स विच हैज़ बिन रिटन इन समवंस मेमोरी. एक ऐसी पोएम जो किसी की याद में लिखी जाती है. तो ये जो पोएम है ये कुछ इसी तरह की पोएम है. ये पोएम जो है उन्होंने अपनी फ्रेंड की याद में ही लिखी है. और जो पोएम है दिस पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1751. 51 में जो है दिस पोएम गॉट पब्लिश्ड. एंड दिस पोएम वाज इंस्पायर्ड बाय थॉमस ग्रेज
thoughts following the death of his close friend and poet Richard West in 1742. जब 1742 में उनके फ्रेंड की डेथ हुई, उसके बाद ही उन्होंने अपने फ्रेंड के लिए ये पोएम जो है लिखी, उन्हीं को डेडिकेट की. एंड दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी द ग्रेज मास्टरपीस. ये एक मास्टरपीस माना जाता है और वन ऑफ द मोस्ट कोटेड पोएम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर. हालांकि उनका बहुत कम काम रहा, लेकिन ये जो पोएम है ये एक मास्टरपीस मानी जाती है और काफ़ी जगह जो है वो कोट इसे पोएट्स जो हैं वो करते रहे हैं. It has been praised for its skillful use of language and universal themes like death and remembrance after death. Next, the poem describes death as a great leveler. इसने death को एक बहुत ग्रेट लेवलर की तरह डिस्क्राइब किया है कि जो डेथ है इट इक्वेट्स द रिच एंड द पुअर इन द ग्रेवयार्ड के अंदर जो है किसी भी तरह का इनजस्टिस नहीं होता है. ग्रेवयार्ड में जब हैं इंसान, जब कब्र के अंदर चला जाता है तो नो वन इज़ रिच और नो वन इज़ पुअर. कोई रिच और पुअर नहीं होता है. एवरीबडी इज़ इक्वल टू डेथ के लिए जो है सब सेम है. लेकिन उसके बाद जो है द नरेटर जो है ही स्टार्ट्स मेडिटेटिंग ऑन डेथ एंड हिज ओन इनएविटेबल फेट. जो है मेडिटेट करता है डेथ पर और अपने इनएविटेबल फेट पर कि जो भाग्य में लिखा है वो इनएविटेबल है. And an obscure country life is contrasted with the life that is remembered. And towards the end the narrator addresses death and its relation to memory. पोएम के एंड में जो है वो इसको रिलेट कर रहा है, डेथ को एड्रेस भी कर रहा है और उसका रिलेशन जो है मेमोरी के साथ कैसे बन जाता है उसको डिस्कस किया है. एंड द पोएम जो फर्स्ट नरेटर है पोएम का, दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय द सेकंड हु डिस्क्राइब्स द डेथ ऑफ द फर्स्ट. पोएम जो है वो एंड हो रही है विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोइट्स ग्रेव ओवर विच द नरेटर इज़ मेडिटेटिंग. एंड जो एंड है उसका वो एपिटैफ है. लास्ट में 3 पैराग्राफ्स हैं. उसके अंदर जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है फेथ को इन ए ट्रैम्बलिंग होप दैट द नरेटर कैन नॉट नो वाइल अलाइव. दूसरी पोएम्स की तरह पोएम जो है ये एक इट डजंट मोर्न एन इंडिविजुअल. वो किसी एक पर्सन की डेथ पर नहीं रो रहा है, वो एक पर्सन का दुख नहीं मना रहा है. द पोएट टॉक्स अबाउट अ प्रोफाउंड डिस्पेयर रिगार्डिंग द ह्यूमन कंडीशन. ये जो है मतलब वो डिस्पेयर जो है ह्यूमन कंडीशन के बारे में डिस्क्राइब किया है कि किस तरह की जो कंडीशंस हैं इंसान के लिए जब वो ज़िंदा रहता है, तब किस तरह की कंडीशंस जो हैं वो इंसान के लिए बन जाती हैं, किस तरह से उसको फेस करता है. मतलब मानवीय जो हालात हैं उसकी जो निराशा है उससे संबंधित जो है पूरी पोएम के अंदर बात की है. और उसके अलावा जो है ये जो पोएम की जो टोन है दैट इज़ वेरी नेचुरल, बहुत ही नेचुरल है. और स्टाइल इज़ वेरी सिंपल एंड कहीं कहीं इट लैक्स मैनी ऑफ द ऑर्नामेंटल फीचर्स ऑफ द मिल्टन्स पोएम. कविता की जो सेटिंग है ओवरऑल दैट इज़ वेरी नेचुरल, बहुत प्राकृतिक तरीके से दिखाया गया है. बहुत प्राकृतिक चीज़ें जो हैं वो डिस्क्राइब की गई हैं पोएम के अंदर. अगर हम फर्स्ट पैराग्राफ की बात करें, दैट हैज़ बिन डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन के ऊपर डिस्प्लेड हैं, यू कैन गो थ्रू इट, आप पढ़ सकते हैं. द कर्फ्यू टोल्स the knell of the parting day, the lowering herd winds slowly over the lea. The ploughman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me. कर्फ्यू जो है मतलब कर्फ्यू एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग हम सबको मालूम है. जब कर्फ्यू लग जाता है तो नोबडी इज़ अलाउड टू गो आउटसाइड आफ्टर पर्टिकुलर टाइम, स्पेशली एट नाइट और अंटिल द मॉर्निंग. तो कर्फ्यू जो है वो एक ऐसी सिचुएशन दिखाई गई है कि एवरीथिंग इज़ स्टिल, सब जो है वो स्टिल हो गया है. नथिंग इज़ मूविंग, कुछ भी मूव नहीं कर रहा है. ह्यूमन बीइंग्स इधर से उधर नहीं जा रहे हैं. सब एक सन्नाटा सा जैसे छा गया है. उसके बाद है टोल.
टोल की अगर हम बात करें तो इट्स जस्ट लाइक अ रिंग, कि कोई आवाज़ है, घंटे की रिंग है। और नेल, नेल जो है वो एक शोक जैसे शोक जैसे होता है, कुछ दुख भरी जो घंटी होती है वो बजती है। रिंग है लेकिन कैसी है, शोक से भरी है। साउंड जो है वो कैसा है, वो शोकजनक है। और पार्टिंग जो है मतलब एक विदाई हो रही है। हर्ड, हर्ड मीन्स झुंड है शीप का। और ली, ली का मतलब यहाँ पर मिडोज से है, घास के मैदान से है। प्लोमैन, प्लोमैन जो है वो जैसे हल चलाने वाले जो किसान हैं। और प्लोड, प्लोड जो होता है टू वॉक स्लोली, व्हेन अ पर्सन गेट्स टायर्ड, जब कोई पर्सन थक जाता है तो वो बहुत धीरे धीरे चलता है। तो प्लोड जो है थके कदमों से जैसे चलना। और वियरी मीन्स भी मीन्स थका हुआ, कि कुछ लोग हैं जो थके हुए घर जो है वापस जा रहे हैं। तो स्पीकर जो है ही ऑब्जर्व्स द साइंस ऑफ अ कंट्री डे ड्राइंग टू ए क्लोज। कुछ ऐसा हमें हिंट मिल रहा है कि जो डे है दैट इज़ पार्टिंग, मीन्स जो डे है दैट इज़ गोइंग टू क्लोज। रात जो है वो होने वाली है, रात जो है वो पास है, दिन जो है वो ख़त्म होने वाला है। अ कर्फ्यू बेल रिंगिंग, a herd of cattle moving across the pasture, and a farm laborer returning home. फार्मर्स जो हैं वो अपने घरों को वापस जा रहे हैं, और जो हर्ड हैं वो भी अपने अपने घरों में वापस जा रहे हैं। जो ग्रुप्स हैं एनिमल्स के, दे आर ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स देयर ओन डेस्टिनेशन, अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। इट अपील्स दैट, इट सीम्स दैट समथिंग इज़ गेटिंग क्लोज, कुछ है जो बंद हो रहा है। तो द स्पीकर इज़ देन लेफ्ट अलोन टू कंटेम्पलेट द आइसोलेटेड रूरल सीन्स। रूरल उस सीन के अंदर स्पीकर जो है वो अकेला रह गया है। ही इज़ लेफ्ट टोटली अलोन इन दैट आइसोलेटेड एरिया। जो फर्स्ट लाइन है वो हमें एक, इट गिव्स अ टोन ऑफ सॉम्बरनेस। ऐसा लगता है कि बहुत उदासी सी कोई उदासी सा उदास जो है एटमॉस्फेयर हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है फर्स्ट लाइन से। नेल जो है, नेल भी एक वर्ड है। एक ऐसा, नेल मीन्स एक ऐसी बेल दैट रिंग्स व्हेन समवन डाइज। नेल वर्ड जो है वो तब हम यूज़ करते हैं जब कोई मर जाता है, उसकी डेथ पर जो बेल बजाई जाती है। सो इट इज़ लाइक द पार्टिंग डे, सपोज द डे इज़ गेटिंग डाइंग। डे जो है वो जैसे ख़त्म होने वाला है, इट्स गोइंग टू डाई, मरने वाला है वो दिन जो है। साउंड लाइक और उसके बाद जो है ग्रे जो है, ही रिमाइंड्स अस ऑफ द ह्यूमन मॉर्टेलिटी। कहीं ना कहीं वो हमें रिमाइंड करा रहा है ह्यूमन मॉर्टेलिटी के बारे में। और मूइंग हर्ड ऑफ काउज मेक्स इट्स विंडिंग वे ओवर द मिडोज, एंड द टायर्ड फार्मर क्लॉम्स ऑन होम। नाउ दैट द काउज एंड द फार्मर दे आर आउट ऑफ द पिक्चर, वो सब जा चुके हैं। द स्पीकर गेट्स एवरीथिंग इन द वर्ल्ड टू हिमसेल्फ। अब जो भी है, अब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है स्पीकर, दैट ही हैज़ लेफ्ट ऑल अलोन, वो अकेला रह गया है। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं वी आर गेटिंग द हिंट ऑफ सॉम्बरनेस। हमें उदासी जो है वो कहीं ना कहीं पूरे पैराग्राफ के अंदर जो है रिफ्लेक्ट हो रही है। अभी तक उसने हमें किसी की डेथ के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन डे को ही इस तरह से डिस्क्राइब किया है जैसे द डे इज़ गेटिंग डाई, डे ही मर रहा हो जैसे। तो the next paragraph is now fades the glimmering landscape on the sight, and all the air a solemn stillness holds, save where the beetle wheels his drowning fight, and drowsy tinkling lull the distant folds. फेड, फेड का मतलब होता है जैसे समथिंग इज़ गेटिंग फेडिंग, कुछ फेड हो रहा है, कुछ डिसअपियर हो रहा है जैसे। कुछ है जो वीक, दैट इज़ गेटिंग वीक, वीक, कुछ है जो वीक होता जा रहा है, डिसअपियर होता जा रहा है, जो हमें नज़र नहीं आ रहा है। साइट मीन्स व्यू है, और सॉलम, सॉलम मीन्स सीरियस, ग्रेव, सिंसियर।
ड्रोनिंग, ड्रोनिंग का मतलब है जैसे हमिंग, हमिंग कामचोरी है या आलसी है, आलसी होना। ड्राउजी, ड्राउजी का मतलब भी स्लीपी है, समथिंग लेथार्जिक। लल, लल का मतलब यहाँ पर काम से है, बिल्कुल शांति है। तो जो सेकंड स्टेंजा है इट आल्सो शोज द सोम्बर टोन ऑफ द फर्स्ट। जो हमने सोम्बरनेस जो है फर्स्ट स्टेंजा के अंदर महसूस की, जो हमने उदासी जो है, जो एक ऐसा सुर था जो हमें फर्स्ट स्टेंजा के अंदर देखने को मिला, वी आर गेटिंग द सेम टोन इन द सेकेंड पैराग्राफ। स्पीकर इज़ नॉट मोurnful, स्पीकर जो है वो चिंताग्रस्त है, लेकिन शोकाकुल नहीं है, मतलब मोurnful। अभी वो किसी की डेथ पर शोक नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो टेंशन में है। एज ही डिस्क्राइब्स द पीसफुल लैंडस्केप दैट सराउंड्स हिम, वो बड़ी पीसफुल लैंडस्केप को अभी डिस्क्राइब कर रहा है। द ग्लिमरिंग लैंडस्केप इज़ फेडिंग फ्रॉम द पोएट्स साइट, वो जो लैंडस्केप है, जो मंद मंद जो प्रकाश है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो दैट इज़ गेटिंग डिसअपियर फ्रॉम द सीन, सीन से वो डिसअपियर हो रहा है। मस्ट बी सनसेट, मतलब हम वी कैन गेट एन आइडिया कि इट मस्ट बी द सीन ऑफ सनसेट, कि जैसे सनसेट हो रहा है। बट वी न्यू दैट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेंजा दैट वो जो सोम्बरनेस है, जो उदासी है, जो सैडनेस है, वी आर गेटिंग द सेम टोन इन दिस पैराग्राफ टू। सनसेट को अच्छे से भी डिस्क्राइब किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि ये एक डेथ पर है पोएम, किसी की मेमोरी पर है, तो सनसेट को भी कुछ इसी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि समथिंग इज़ गेटिंग सैड, हर मोमेंट पे, हर घड़ी जो है वो उस उदासी में बदल रही है। इवन द एयर इज़ करेक्टराइज्ड एज हैविंग द सोलम स्टिलनेस, एयर को भी कुछ इसी तरह से डिस्क्राइब किया गया है कि एयर भी जो है दैट इज़ नॉट मूविंग, दैट इज़ स्टिल, जैसे वो स्टिल हो गई है, वो चल ही नहीं रही है। द एयर इज़ क्वाइट, बहुत शांत है। इंस्टेड ऑफ हैविंग द बजिंग साउंड, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द बजिंग साउंड, कोई साउंड नहीं आ रही है एयर की, कोई शोर नहीं कर रही है। एवरीथिंग इज़ सो पीसफुल अराउंड हिम, अराउंड द स्पीकर, स्पीकर के आसपास सब जो है बहुत पीसफुल है। इट साउंड्स पीसफुल, स्लीपी, लाइक एवरीथिंग इज़ विंडिंग डाउन, everything is winding down. And next जो पैराग्राफ है, next paragraph is you know that has been displayed on the screen. Save that from yonder heavy mantled tower, the moping owl does to the moon complain of such as wandering near her secret board molest her ancient solitary reign. यॉन्डर का मतलब है कि जैसे एट सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड, जैसे ओवर देयर, मतलब वहाँ कुछ एड्रेस कर रहा है वो। और मोप का मतलब होता है जैसे हम सफाई करते हैं, वॉश करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है चेहरे के बारे में बात की है, चेहरे की विकृति के बारे में बात की है। कंप्लेन का मतलब क्रिटिसाइज़ करना है या कोई कंप्लेंट, किसी की शिकायत करना है। बोर का मतलब होता है कोई एक कुंज। मोलेस्ट का मतलब अटैक करना या किसी को छेड़ना। सॉलिटरी, जो है मतलब अकेला। रेन होता है जैसे किसी का राज्य, कोई किसी का कोई शासन काल होना या किसी का राज्य काल होना। तो जो साउंड है ऑफ एन आउल हूटिंग लीव्स एन अनप्लेजेंट इफेक्ट अपॉन द इवनिंग क्वाइट, मतलब जो शाम है दैट इज़ वेरी पीसफुल, बहुत पीसफुल है। और उस शाम में अगर हम आउल की बात करें तो आउल की जो साउंड है दैट आल्सो सीम्स वेरी अनप्लेजेंट। अगर बिल्कुल पीसफुल है, शांत सा एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर अगर हम उल्लू की आवाज़ सुनते हैं तो इट डज़ नॉट अपील टू आवर हार्ट, वो हमारे हार्ट को जो है वो अच्छी नहीं लगती है। इनफैक्ट
जस्ट इट सीम्स अनप्लेजेंट टू अस, वो हमें बहुत अनप्लेजेंट सी लगती है. एंड वी आर एक्चुअली टोल्ड बाय ग्रे दैट द आउल कंप्लेन्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट. इसके अंदर आउल जो है वो कहीं ना कहीं कंप्लेंट कर रहा है. द वर्ड डजंट मीन टू वाइन और टू ग्रम्बल बट टू एक्सप्रेस सोरो. एक्चुअली जो कंप्लेंट है वो किसी भी तरह का ग्रम्बल नहीं है, बट ही इज़ जस्ट एक्सप्रेसिंग हिज सोरो. वो अपना सोरो जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है, अपना दुख एक्सप्रेस कर रहा है. आउल्स कॉल, देन वी कैन से ही इज़ शोइंग हिज ग्रीफ. वो सिर्फ अपना दुख जो है वो प्रकट कर रहा है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट to note that at no point in these three opening stanzas does Gray directly refer to death or funeral. अभी तक हमने अगर नोटिस किया हो तो तीनों पैराग्राफ के अंदर ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट एनीबडीज डेथ. किसी की डेथ के बारे में अभी तक बात नहीं की है. इज़ जस्ट क्रिएटिंग एन एटमोसफियर. उसने नेचुरल एटमोसफियर को ऐसा बना दिया है, इतना फुल ऑफ सैडनेस कर दिया है, इतना सोम्बर सा कर दिया है कि वी आर गेटिंग द हिंट्स, बट डायरेक्टली अभी तक किसी की ही डिड नॉट टॉक अबाउट एनीबडीज डेथ. किसी की डेथ के बारे में बात नहीं की है. Indirectly creates a funeral atmosphere by describing just a few mournful sounds. कुछ sounds की उसने बात की है, जैसे आउल की बात की है, या एयर जो है दैट इज़ वेरी स्टिल, बहुत शांत है. तो ही इज़ क्रिएटिंग द एटमोसफियर. एंड व्हाट इज़ द मोपी आउल कंप्लेनिंग अबाउट? एक्चुअली अपेरेंटली ही इज़ कंप्लेनिंग दैट देयर इज़ एन आउटसाइडर. जो आउल है वो एक कंप्लेंट कर रहा है कि देयर इज़ एन आउटसाइडर. यहाँ पर कोई है, आउटसाइडर है, समवन हु इज़ वॉन्डरिंग नियर हर प्राइवेट डिक्स. जो उसके प्राइवेट बोर जिसकी हमने बात की कि उसके आसपास जो उसका जो प्राइवेट एरिया है उसमें कोई घूम रहा है. मस्ट बी आउल जो है, हो सकता है कि ही मस्ट बी टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द स्पीकर, क्योंकि सिर्फ वहाँ पर नोबडी इज़ लेफ्ट देयर एक्सेप्ट द स्पीकर. वहाँ पर स्पीकर के अलावा जो है अभी कोई नहीं रहा है. तो मे बी जो आउल है ही मस्ट बी कंप्लेनिंग अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द स्पीकर हिमसेल्फ. And next paragraph is you can see on the screen. Beneath beneath those rugged elms that yew trees shade, where heaves the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, the rude forefather of the hamlet sleep. नो बिनेथ का मतलब नीचे. वी नो वेरी वेल नीचे होता है. रग्ड मीन्स समथिंग रफ, कुछ रफ सा है, रोकी सा है. आल्म का मतलब यहाँ पर एक टॉल ट्री से है, जिसके बड़े बड़े लीव्स हैं, ब्रॉड लीव्स हैं. टफ का मतलब होता है मैदान, लॉन. हीप का मतलब ढेर. और र्यूड मीन्स वी नो वेरी वेल इम्पोलाइट, पोलाइटली बात ना करना, दैट इज़ कॉल्ड rude. And now in this fourth paragraph, the speaker directly draws our attention to the grave in the country churchyard. अब fourth paragraph के अंदर he is directly talking about the graveyard. वो directly हमसे graveyard की बात कर रहा है, कब्र की बात कर रहा है. now जो ये lines हैं, जैसे heaps of earth surrounding the graves. In order to dig a grave, the earth must necessarily be disrupted. ग्रे हैज़ इन्वर्टेड द वर्ड ऑर्डर. यहाँ पर ग्रे ने जो वर्ड ऑर्डर है उसको चेंज कर दिया है. जैसे अर्थ जो है, अर्थ हैज़ बिन डिसरप्टेड. जो ये सिंटेक्स है, इमिटेट्स द वे इन विच द अर्थ हैज़ बिन डिसरप्टेड. बट द सेम टोकन द रूड फोर फादर्स, ही इज़ टॉकिंग अबाउट द फोर फादर्स. वो फोर फादर्स की बात कर रहा है कि दे आर बरीड बिनेथ द अर्थ. वो जो है अर्थ के नीचे दबे हुए हैं. और दे आर दे सीम एंटायरली एट पीस. ऐसा लगता है कि दे ऑल आर एट पीस. वो बिल्कुल शांति से लेटे हुए हैं. और जैसे लास्ट लाइन में इन्होंने बोला कि वी आर टोल्ड दैट दे आर लेड इन
इन द सेल्स, कि वो सेल्स में लेटे हैं। सेल्स से मतलब है कि दे आर बरीड इन द ग्रेव्स, कि वो ग्रेव्स में जो है अपने अपनी कब्र के अंदर जो है वो लेटे हुए हैं। एक्चुअली ये जो स्टेंजा है ये एक वन लॉन्ग सेंटेंस है इसके अंदर, और थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग सेंटेंस, बहुत लंबा सा सेंटेंस इन्होंने दिया है। और इसके अंदर अगर हम बात करें सब्जेक्ट और वर्ब की, तो दे आर लेड डाउन देयर इन द लास्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा। इन्होंने वर्ब को और सब्जेक्ट को जो है बिल्कुल लास्ट लाइन में डाला है स्टेंजा के। रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप, जो थर्ड लाइन है स्टेंजा की, वो सजेस्ट कर रही है कि दे आर नॉट स्लीपिंग एट होम इन देयर बेड्स। मतलब जो फोर फादर्स हैं, दे आर नॉट स्लीपिंग एट होम्स, वो घर पर नहीं सो रहे हैं। दे आर नॉट इन देयर बेड्स, वो अपने बेड्स पर नहीं हैं। दे आर स्लीपिंग इन द नैरो सेल्स, वो नैरो सेल्स में लेटे हुए हैं। एंड they are laid in their forever, meaning that they are means they are lying in their graves, वो अपनी graves में हैं, वो अपनी कब्र में हैं। और जो कब्र भी है वो कहाँ पर हैं? they are under the elm and yew trees, elm और yew trees जो हैं वो उसके अंदर, उसके नीचे जो हैं उनकी graves हैं। एंड there are piles of turf on each one, और घास जो है वो उनकी ग्रेव्स पर जो है वो उगी हुई है। तो कुछ इस तरीके से ये इट वाज अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। ये जो सेंटेंस था ये लॉन्ग था, और थोड़ा सा इसको समझना इसके लिए डिफ़िकल्ट था, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब जो है इन्होंने लास्ट लाइन के अंदर लिख दिया, तो सेंटेंस को थोड़ा सा उल्टा इन्होंने करके लिखा है ग्रे ने। तो बट इट वाज इजी कि ही जस्ट वांटेड टू कन्वे द आइडिया दैट फोर फादर्स, दे आर नॉट स्लीपिंग इन देयर बेड्स एट देयर होम्स, बट दे आर स्लीपिंग एट पीस इन देयर ग्रेव्स, वो अपनी अपनी कब्रों के अंदर जो हैं वो लेटे हुए हैं। ये जो पोएम है इट्स लिटिल बिट लॉन्ग, थोड़ी सी लॉन्ग है। तो आई थिंक आई विल डिस्कस अप टू द फोर्थ स्टेंजा। हम फोर्थ स्टेंजा तक इसको आज डिस्कस करेंगे, एंड द नेक्स्ट स्टेंजा आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो। एक अगली वीडियो जो है इस पोएम को आई थिंक 3 या 4 वीडियोस इसके लिए बनानी पड़ेंगी। सो यू कैन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट स्टेंजास। Thank you. Thanks a lot.